हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर का हम पहला पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, सेल थ्योरी क्या होती है, सेल कितने टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने पढ़ा था, और शेप ऑफ सेल्स पढ़ी थी। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सेल जो होता है, सेल के इसी चैप्टर को हम आगे प्रोसीड करते हुए फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किस प्रकार से सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होता है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और आपको वीडियो के अंदर हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कि सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। बेसिकली सेल तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लेकिन मेनली अगर मैं बात करूँ जो सारे सेल्स होते हैं, सब सेलों में ये तीन चीज़ें कॉमन मिलेंगी। क्या? एक तो हमें मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा है न्यूक्लियस। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सेल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये सेल का न्यूक्लियस है। ये जो फ्लूइड वाला पार्ट है, इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये आउटर कवरिंग है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली सारे सेल्स में पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों से सेल मिलकर बना होता है, लेकिन उन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि इसके अंदर वाले कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है? सेपरेट करता है। ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नॉन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में SPM कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउटसाइड द सेल। क्योंकि ये क्या करता है? सेल के अंदर सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देगा और सेलेक्टिव चीज़ों को ही बाहर जाने देगा। जिसकी रिक्वायरमेंट सेल के अंदर होगी उसको बाहर से अंदर आने देगा, अदरवाइज उसको नहीं आने देगा। और सेल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो सेल के लिए हार्मफुल है, उसको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये परमिट करता है अंदर आने और बाहर जाने के लिए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन इज़ अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। एक नंबर क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है। ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सब्सटेंस को ईजिली अंदर आने और बाहर जाने देती है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, और भी सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होती है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंस का क्या होता है, मूवमेंट किस प्रकार से होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के हमें प्रोसेस पढ़ने, एक होता है डिफ्यूज़न, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब किसी भी तरह का पार्टिकल है जो कि क्या करता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक अगरबत्ती है, मान लेते हैं, और ये जल रही है। तो ये जो फ्यूम है इसका, अभी यहाँ पे इस फ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, ज़्यादा है। अब ये क्या करेगा कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बाकी जगह लोअर कॉन्सेंट्रेशन इस फ्यूम का, तो ये
चारों तरफ ये मूव करेगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। अब ऐसे ये तो एक एग्जांपल था, इसी प्रकार से हम अगर सेल चैप्टर पढ़ रहे तो हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर कहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो हम देखेंगे कि सब्सटेंस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन गैस कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के जो गैसेस का एक्सचेंज होता है या फिर मूवमेंट होती है, इस प्रोसेस किसके द्वारा होती है, डिफ्यूज़न के द्वारा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूँ, जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि लंग्स के अंदर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एल्वियोली है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। हमने क्या करा, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके अंदर हर तरह की गैस होती है और ऑक्सीजन भी होती है, और यहाँ से मान लेते हैं एक ब्लड कैपिलरीज जा रही है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से CO2 ब्लड के अंदर कलेक्ट होके आता है और वो कहाँ पे आता है, लंग्स में। तो मान लेते हैं ये CO2 आ रहा है और हमने जो सांस ली उसके अंदर हर तरह की गैस है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और इस वाले ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। इसी प्रकार से लंग्स के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है और इस वेसल्स के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर CO2 इधर मूव कर जाता है। तो इधर तो ऑक्सीजन आ गया और इधर CO2 आ गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ किसके थ्रू हुआ, डिफ्यूज़न के थ्रू हुआ। इसी प्रकार से मान लेते हैं सेल है, सेल ये न्यूक्लियस है, सेल के पास से CO2 जा रही, ब्लड वेसल जा रही है, इसके अंदर CO2 ऑक्सीजन आ रही है बॉडी लंग्स से, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा होता है, एक रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उस दौरान रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान CO2 बनती है, जो कि सेल के अंदर अगर रहा तो वो हार्मफुल होती है। तो वो CO2 क्या करता है, इसके अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन अधिक होने की वजह से ये हार्मफुल होता है तो सेल उसे रिमूव करता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा ये ब्लड में इसको रिलीज़ कर देता है और उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस, सॉरी डिफ्यूज़न के द्वारा इसमें रिलीज़ कर देता है और ये क्या करता है, ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में, और लंग्स से बॉडी से बाहर होगा। तो ये देखा हमने कि गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, डिफ्यूज़न के द्वारा। अब इसी प्रकार से जो दूसरा है ऑस्मोसिस, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल क्यों कह रहा है, क्योंकि सेल की जो आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या किसकी मूवमेंट होगी, वाटर की, और वाटर की मूवमेंट किधर होगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की ओर। किस प्रकार से होगी आइए देखते हैं। मैं अगर आप लोगों ने ये किया नहीं तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। तो अब मैं रफ करता हूँ इसको। बात करते हैं ऑस्मोसिस की। मान लेते हैं हमारे पास एक बीकर है और ये हमने बीकर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बीच में हमने सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी और दोनों तरफ हमने वाटर का इक्वल वॉल्यूम फिल कर लिया। ये साइड A मान लिया, ये साइड B मान लिया। इधर भी वाटर है, प्योर वाटर, और कुछ नहीं है दोनों तरफ। बस हमने क्या करा, एक साइड में हमने कुछ सॉल्यूट ऐड कर लिया और उसको सॉल्यूशन बना लिया। तो मान लेते इधर हमें कुछ शुगर ऐड कर दिया। तो हुआ क्या, इधर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और इधर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन इस तरफ क्या है, वाटर ज़्यादा है, वाटर इक्वल था मान लेते हैं। इधर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन वो ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। यहाँ पे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे शुगर है। अब शुगर जहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, याद रखना वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होगा, लेस होगा। और इस तरफ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होगा, अधिक होगा कंपैरेटिवली।
वैसे तो हमने इनिशियली दोनों तरफ वॉल्यूम इक्वल लिया था, लेकिन जब हमने एक तरफ शुगर ऐड कर दिया तो दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बदल गया सॉल्यूशन का, इधर ज़्यादा हो गया सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, इधर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। लेकिन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होने की वजह से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, बी से ए की तरफ होगी, और ये जो वाटर की मूवमेंट हो रही है क्या हो रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस कह रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे सेल के अंदर भी होता है। मान लेते हैं सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर वाटर भी होता है, तो वाटर की जो इधर मूवमेंट हुई उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। अगर मान लो सेल के अंदर से वाटर को रिमूव करना है तो जिस प्रोसेस के द्वारा ये वाटर को रिमूव करेगा उस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये तो था हमारा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे जो ऑस्मोसिस हम पढ़ रहे थे, ऑस्मोसिस कब वाटर जो है सेल के अंदर जाएगा और कब वाटर जो है सेल के बाहर जाएगा, किस तरह का मीडियम के अंदर अगर सेल को रखा जाएगा तो वाटर सेल के अंदर आएगा या सेल के बाहर जाएगा। तो देखो अगर मान लेते हैं कि इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर water concentration than the cell will gain water by osmosis. Such solution is known as hypotonic solution. Such solution is known as hypotonic solution. मान लेते हैं कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने एक सेल रख दिया, उसके अंदर हमने एक सेल रख दिया। मान लेते हैं ये सेल है, ठीक है, सेल है। तो सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, और बाहर ये जो सॉल्यूशन है इसका भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। अंदर की कॉन्सेंट्रेशन और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पे अभी जो सराउंडिंग मीडियम जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, इसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग सेल्स के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से सेल के अंदर वाटर मूव करेगा, मतलब सराउंडिंग से वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा। और जब सेल के अंदर, जब सराउंडिंग मीडियम से वाटर जो है मूव करके सेल के अंदर आता है, तो इस तरह के ये जो बाहर वाले सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब जब सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होता है, सेल को जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर की मूवमेंट इनसाइड द सेल होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, व्हेन द सेल इज पुट या प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन सेल गेट्स स्वेल। तो उसकी वजह से सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। मतलब जो हमारा जो सेल, जो भी हमने सेल रखा है इसके अंदर उस सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। किसकी वजह से, एंडोस्मोसिस की वजह से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर अंदर जा रहा है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। अच्छा, अब वहीं पे क्या करते हैं, दूसरे टाइप का सॉल्यूशन, ये तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है वो क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, मतलब जिस भी जो सराउंडिंग मीडियम है सेल का, जो सराउंडिंग मीडियम है सेल का, मान लेते हैं इसके अंदर हमने एक सेल रखा है, सेल रखा है, तो ये जो सराउंडिंग मीडियम है हैज़ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सराउंडिंग सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। देन द सेल विल लूज वाटर बाय द ऑस्मोसिस, मतलब सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है क्या मतलब है, क्या इसके अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल है। यहाँ पे बाहर जो है ना, ये जो सराउंडिंग मीडियम है, यहाँ पे जो भी सॉल्यूट पार्टिकल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या कर दिया, ज़्यादा डिजॉल्व कर दिया। वो हो सकता है शुगर हो सकता है या फिर सॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाहर जो है ना, जो डिजॉल्व सब्सटेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर क्या है, कम है। अब बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए सेल के अंदर से पानी क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा है, जब इस तरह के मीडियम में रखते हैं तो क्या होता है, देन सेल
देन द सेल विल लूज वाटर, सेल बाहर पानी लूज़ करेगा बाय द ऑस्मोसिस। और ये इस तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो वाटर जब निकलेगा तो क्या कहेंगे, उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। सच सोल्यूशन इज़ नॉन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो ये जब भी वाटर बाहर मूव करेगा तो इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब वाटर बाहर निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। व्हेन द सेल पुट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन सेल गेट श्रिंक, इसकी वजह से क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। मतलब पानी बाहर निकला सेल के अंदर से तो सेल कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अंदर का वाटर क्या हो गया, बाहर निकल चुका, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। एक तीसरे टाइप का सॉल्यूशन और होगा जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप इसको नोट करो, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे तीसरे टाइप का सॉल्यूशन जिसके अंदर हम सेल रखते हैं। तो अभी तक हमने हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा। अब तीसरा टाइप है ये, इफ़ द सराउंडिंग मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल। मतलब अगर मान लेते हैं एक हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर सॉल्यूशन का कुछ कॉन्सेंट्रेशन है और इसके अंदर एक सेल रखा हुआ है, इसके साइटोप्लाज्म के का भी कोई कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर मान लेते हैं सराउंडिंग मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सराउंडिंग मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अगर इक्वल है, हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम है एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे नेट मूवमेंट क्या होगी, नहीं होगी। सच सॉल्यूशन इज नॉन एज आइसो। आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है। इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जितना वाटर अंदर जा रहा होगा उतना ही वाटर बाहर निकल जा रहा होगा, जितना वाटर बाहर जा रहा होगा उतना ही वाटर अंदर आ जा रहा होगा। तो इसका मतलब है नेट मूवमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये तो था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टी हमने जानी कि किस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करता है और क्या होता है डिफ्यूज़न, क्या होता है ऑस्मोसिस। अब हम अगला जो पार्ट है सेल का वो है सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था कि सेल कुछ इस तरह का होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। तो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा इसके कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एडिशनल लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। देखो क्या लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। मतलब ये तो था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक आउटर कवरिंग और है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक आउटर कवरिंग है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, और जो ये क्या करता है, सेल को एक रिजिड आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है। रिजिड मतलब एक सख्त, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो सेल वॉल इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। खैर होता तो और भी कुछ है लेकिन मेनली क्या होता है इसके अंदर, सेलुलोज। एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। और मेनली जो सेल वॉल है ये किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में। भी जो हमें पढ़ना है उसके अंदर किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल। सेल को क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कौन, सेल वॉल। अच्छा, अब एक टर्म है यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, व्हेन द लिविंग प्लांट लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन of the content of the cell from the cell wall, this phenomenon is known as plasmolysis। मतलब मान लेते हैं क्या होता है कि ये जनरली प्लाज्मोलाइसिस तब होगा जब सॉल्यूशन कैसा होगा, जब सॉल्यूशन होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो वहाँ पे हमको प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलेगा। और फिर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, एक बीकर है,
इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सेल रख दिया, प्लांट सेल रखा जाता है यहाँ पे, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल है तो इसका सेल वॉल भी होगा और सेल मेम्ब्रेन भी होगी इसकी। अब क्या हुआ कि बाहर का जो सॉल्यूशन है ये है हाइपोटोनिक, सॉरी हाइपो नहीं है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब भी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो हमको पता है वाटर जो होता है वो अंदर से बाहर निकल के आता है। सेल के अंदर से जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ से वाटर बाहर निकल के आता है। तो वाटर बाहर निकलने की वजह से, एक्सोस्मोसिस होने की वजह से हम क्या देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन का कंटेंट है वो बाहर निकल गया। सेल वॉल तो अपनी जगह पे ही रहेगा, सेल वॉल अपनी जगह, मैंने बड़ा बना दिया यहाँ पे है, एक्चुअली में सेल का साइज़ बड़ा नहीं हुआ है, सेल उतना ही यहाँ पे देखने में लग रहा बड़ा हो गया, वो बना दिया मैंने ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो क्या होगा कि जब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर का कंटेंट बाहर निकल रहा है तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा और इस सेल वॉल से थोड़ा सा क्या हो गया, दूर चला गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो देखो फिर से पढ़ो, व्हेन द लिविंग प्लांट लॉसेस वाटर, वाटर लॉस कर रहा है थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से लॉस किया तो देयर इज श्रिंकेज और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल। जो सेल का कंटेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, तो ये देखो कंटेंट क्या हो गया, इसके अंदर का कंटेंट क्या हो गया, श्रिंक कर गया फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल से क्या हो गया, ये जो सेल वॉल थी इससे दूर चला गया और इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, प्लाज्मोलाइसिस, सेल वॉल के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे अगला पार्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था कि सेल जो होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में, बहुत बीच में नहीं तो थोड़ा सा साइड में भी हो सकता है, ये एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो बेसिकली क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ द सेल। इसको सेल का ब्रेन कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी होने वाली एक्टिविटीज़ है उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है ना उसके चारों एक डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियर के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर पोर्स भी पाए जाते हैं और ये जो मेम्ब्रेन्स होती है डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन्स होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पोर्स पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि जैसे कि देखो, अब मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस का डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि न्यूक्लियस है, ये पहली मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन, तो डबल मेम्ब्रेनस हो गई और ये न्यूक्लियस है पूरा। तो न्यूक्लियस के देखो कहीं कहीं पे यहाँ पे देखो पोर्स प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियस का ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो पोर्स हैं ये क्या करता है कि जैसे मान लो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल जाएगा और अंदर से बाहर कुछ मटेरियल आएगा, तो वो किसके थ्रू होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। तो वही लिखा है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which allow transfer of material from inside the nucleus to the cytoplasm and vice versa। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आएगा और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा। ये किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियर पोर के द्वारा होता है। और अब देखोगे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर पोर है। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अभी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। मतलब क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशंस होती है और वो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाती है, किस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में, ठीक है। क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं जो कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक।
और किस फॉर्म में लेके जाते हैं, डीएनए। और यहाँ पे जो डीएनए की फुल फॉर्म है वो क्या कहते हैं, डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सॉरी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमने देखा, डीएनए, क्रोमोसोम। तो बेसिकली क्या होता है, डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उस डीएनए से क्रोमोसोम्स बनते हैं और वही क्रोमोसोम्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और बेसिकली इस क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ जीन्स पाए जाते हैं। तो मतलब फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। मतलब देखो डीएनए जब कॉइल्ड होता है तो वो क्रोमोसोम बनता है और क्रोमोसोम्स जो होता है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में पाया जाता है, इस तरह से, इस फॉर्म में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, इस तरह से पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स हो गए पेयर्स में। तो क्या होता है कि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जैसे थ्रेड जैसा दिख रहे हैं ना, ये वही क्रोमोसोम्स है। ये मैग्नीफाई बहुत ज़्यादा कर रखा है। तो इनके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वही कह रहा है कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। और यही जीन क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर हर एक कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं, अलग अलग जीन्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो साइटोप्लाज्म से पढ़ेंगे और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली जो ऑर्गेनल्स हैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।